22 अप्रैल 2025 ये वो दिन था जब दोपहर 1:50 पर कश्मीर के पहलगाम में एक बड़ा आतंकी हमला होता है और 28 लोग उस हमले में अपनी जान गंवा देते हैं। ये दिन कश्मीर के इतिहास में एक ऐसे काले धब्बे की तरह लग गया जिसे चाहकर भी हम कभी भुला नहीं सकते। और इस हमले ने कश्मीर ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क को जगा दिया और जिस किसी ने भी इस खबर के बारे में सुना वो शौक हो गया। देखिए, हमले की डिटेल्स आप सब ऑलरेडी जानते हैं कि किस तरह से आतंकवादियों ने हिंदुओं को टारगेट किया, उनके धन चेक किया और कुरान की आयतें वगैरह पढ़वाई और ऐसा ना करने वालों को मौत के घाट उतार दिया। इसलिए मैं इन सबके डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स जरूर डिस्कस करूंगा जिनके बारे में आज मेन स्ट्रीम मीडिया में भी बात नहीं हो रही। और हमें भी इसके बारे में तब पता चला जब हमारी टीम ने कुछ स्पेसिफिक चीजों पर रिसर्च शुरू कर दिया। इसके बाद हमारे मन में कई सवाल उठने लगे। पहला सवाल था कि आखिर ये आतंकी कौन है और इनको सपोर्ट कौन कर रहा है, और दूसरा पॉइंट था कि अटैक तभी क्यों हुआ जब अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट इंडिया में थे और पीएम मोदी कुछ दिन बाद कश्मीर का दौरा करने वाले थे। और तीसरा सवाल, उन्होंने अटैक के लिए पहलगाम जैसे फेमस टूरिस्ट स्पॉट को ही क्यों चुना। मतलब ये कि अटैक के पीछे इनका असली मोटिव क्या था। और एक सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, भारत इसका बदला कैसे लेने वाला है। इन सारे सवालों के जवाब ढूंढने के लिए मैं आपको कुछ पीछे ले चलता हूँ। दरअसल ये कहानी अक्टूबर 2019 में शुरू होती है जब भारत सरकार एक ऐसा फैसला लेती है जिससे कश्मीर की तकदीर बदलने वाली थी। इस फैसले के तहत कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटा दिया जाता है। जब कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा तब हमारे कई कश्मीरी भाइयों ने गवर्नमेंट के इस फैसले को न केवल एक्सेप्ट किया बल्कि काफी बड़े लेवल पर सपोर्ट भी किया। लेकिन वो कहते हैं ना कि अंधेरे के दोस्तों को हर नई सुबह पसंद नहीं आती, इसलिए देश के बाहर बैठे दुश्मनों को ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं हुई कि कश्मीर भला कैसे इस फैसले को मान सकता है, कैसे कश्मीरी इस फैसले से सहमत हो सकते हैं। जिसके बाद पाकिस्तान और उसके गोद में पल रहे आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा ने भारत के खिलाफ एक बड़ी साजिश प्लान कर दी और एक नया आतंकवादी संगठन बनाया जिसका नाम उन्होंने टीआरएफ रखा, यानी कि द रेजिस्टेंस फ्रंट। ये टीआरएफ एक नए नाम के साथ आतंकवादियों की पुरानी नफरत का अपडेटेड वर्जन था जिसको अंजाम देने के लिए दो लोगों को चुना गया। पहला था मोहम्मद अब्बास शेख जो कि हिजबुल का पुराना कमांडर था और दूसरा आदमी था शेख सज्जाद जो कि इस फील्ड में फेमस तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन उसके पास आईएसआई का पूरा सपोर्ट था। पीछे से पाकिस्तान की कई एजेंसीज भी उसको सपोर्ट करती थी। ये शेख सज्जाद वही है जिसके ऊपर एनआईए ने 10 लाख का इनाम रखा हुआ है। इन आतंकवादियों ने टीआरएफ को एकदम सोशल तरीके से दुनिया के सामने रिकॉग्नाइज कराया था ताकि दुनिया को लगे ये कश्मीरी ही हैं जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, जिससे इस ग्रुप की एक ग्लोबल इमेज बने और ये लोग सिंपैथी लें। लेकिन इनका असली मकसद दुनिया से सिंपैथी गेन करना तो बिल्कुल नहीं था, बल्कि इनका असली मकसद था कश्मीर के लोगों को डिवाइड करना और वहां आतंकवाद को फैलाना। और आज यही टीआरएफ पहलगाम में आतंकी हमले के लिए जिम्मेदार है। लेकिन यहाँ एक गौर करने वाली बात यह है कि ये हमला किसी भी दिन हो सकता था, लेकिन ये तब प्लान हुआ जब अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट इंडिया के अंदर थे और पीएम मोदी कुछ ही दिन बाद कश्मीर का दौरा करने वाले थे। यानी मतलब साफ है कि इस समय ग्लोबल मीडिया की नजर भारत पर थी और अटैकर्स चाहते थे कि दुनिया में एक खबर हाईलाइट हो कि कश्मीर अभी भी सेफ नहीं है। और ऐसा नैरेटिव दिखाने के लिए इससे बेहतर टाइम शायद नहीं हो सकता था। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब अमेरिका के किसी सीनियर लीडर का दौरा इंडिया में हुआ हो और कश्मीर में कोई अटैक प्लान किया गया हो। आज से ठीक 25 साल पहले यानी सन 2000 में भी ऐसा ही एक हमला हुआ था। उस समय अमेरिका के प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन थे। बिल क्लिंटन के भारत आने में कुछ ही दिन बचे थे और तभी कश्मीर के 36 सिंहपोरा गांव में एक गुरुद्वारे पर टेररिस्ट अटैक होता है जिसमें 36 सिख लोग मारे जाते हैं। उस समय इंडिया को पूरी दुनिया में काफी कुछ सुनना पड़ता है और इस बार भी आतंकियों का यही प्लान था। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बात और है जिस पर गौर करना काफी जरूरी है, वो ये कि अटैक किसी आम जगह पर नहीं हुआ बल्कि ये पहलगाम जैसी जगह पर हुआ जिसके आसपास का रीजन काफी ज्यादा सिक्योर है। और जहां अटैक हुआ बायसरेंड वैली, वहां तक किसी के लिए भी हथियारों के साथ पहुंचना काफी मुश्किल है क्योंकि वो एरिया पाकिस्तान के बॉर्डर से लगभग 250 किलोमीटर दूर है और वहां तक पहुंचने के लिए किसी को भी काफी हाई सिक्योरिटी के बीच से गुजरना पड़ता है और बीच में आर्मी के छोटे बड़े कई चेक पोस्ट पड़ते हैं। यानी कि ये जगह आतंकवादियों के लिए
बिल्कुल भी सेफ नहीं थी। तो फिर सवाल उठता है कि इतने सिक्योर जोन में 5 आतंकवादी जंगल में कैसे घुस जाते हैं, वो भी AK-47 जैसे बड़े हथियारों के साथ। क्या ये कोई बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर था या फिर बात कुछ और है? देखिए, इसे हम 3 पॉइंट के साथ समझते हैं। पहला पॉइंट अटैक की टाइमिंग पर बेस करता है, जिसे आतंकवादियों ने पूरी प्लानिंग के साथ डिसाइड किया था, क्योंकि ये वो समय था जब एक तरफ पीएम मोदी कश्मीर के टूर पर आने वाले थे और दूसरी तरफ अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट इंडिया के अंदर मौजूद थे। ये बात हम सब जानते हैं कि जब जब किसी भी एरिया में VIP मूवमेंट होता है तो उस दौरान सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसी का फोकस डिप्लोमेटिक प्रोटेक्शन पर ज्यादा हो जाता है, यानी ग्राउंड पर जो लोकल इंटेल और रेस्पॉन्स मैकेनिज्म होता है वो रिलेटिवली काफी कम होता है। इसलिए अटैक करने का इससे अच्छा मौका आतंकवादियों के पास नहीं हो सकता था, जिसका फायदा TRF ने भी उठाया। पॉइंट नंबर 2 कहता है कि अटैकर्स ने इस हमले को अंजाम देने के लिए पूरी तरह से जंगल का इस्तेमाल किया, जहां ना तो कोई CCTV मौजूद था और ना ही कोई सर्विलेंस ड्रोन एक्टिव थे। और इसके लिए TRF ने अपने एक स्ट्रॉन्ग लोकल नेटवर्क का यूज किया, जिन्हें पहले से ही पता था कि किस जगह पर कितनी सिक्योरिटी है और टूरिस्ट कहाँ पे ज्यादा होने वाले हैं, और एग्जैक्ट लोकेशन का भी उन्हें आइडिया था, जिसकी वजह से ये हमला सक्सेसफुल हो पाया। और इसके बाद एक तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि आतंकवादियों का कश्मीर के लिए नैरेटिव बिल्डिंग, यानी कि ये सिर्फ एक फिजिकल अटैक नहीं था, बल्कि इसका असल मकसद था दुनिया को ये दिखाना कि कश्मीर टूरिज्म के लिए अभी भी सेफ नहीं है। और इंडिया का कश्मीर के अंदर आर्टिकल 370 हटाने का जो डिसीजन है वो फेल हो चुका है। आप खुद सोचो कि अटैक तब होता है जब नेशनल से लेकर इंटरनेशनल मीडिया में कश्मीर हर किसी की हेडलाइंस के अंदर डोमिनेट करता है। तो दोस्तों, अगर आप इस हमले के पीछे के रीजन समझने की कोशिश करेंगे तो आपको असल में समझ में आएगा कि इनका असली इरादा क्या था। क्योंकि आमतौर पर हमने कई बार देखा है कि ज्यादातर जो टेररिस्ट अटैक होते हैं वो या तो मिलिट्री बेसिस पे होते हैं या फिर उनके वाहनों पे होते हैं जिनसे वो ट्रेवल करते हैं। लेकिन इस बार ऐसा बिल्कुल नहीं था। आतंकवादियों ने इस बार अपनी स्ट्रेटेजी बदल दी और आम लोगों को टारगेट किया, ताकि एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा सके कि कश्मीर में बिल्कुल भी टूरिज्म नहीं किया जा सकता। अगर जो वहाँ टूरिज्म करने जाएगा तो वो जान से जाएगा। इसमें वो काफी हद तक सफल भी हुए, क्योंकि हमले के बाद सोशल मीडिया पर काफी लोगों का रेस्पॉन्स भी आने लगा। उन लोगों ने कश्मीर के टूरिज्म को टारगेट किया, और ऐसे कई लोग थे जो तो कसम तक खा रहे थे कि वो कभी कश्मीर नहीं जाएंगे, ना ही किसी को कहेंगे कि आप कश्मीर जाओ। आप जरा सोच कर देखो कि अगर हम कश्मीर ही नहीं जाएंगे तो कश्मीर इंडिया के बाकी स्टेट से पूरी तरह आइसोलेट हो जाएगा। और आतंकवादी भी यही चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इंडियंस कश्मीर न जाएं, क्योंकि अगर इंडियंस कश्मीर ही नहीं जाएंगे तो वहां पे बेरोजगारी हो जाएगी, और अगर बेरोजगारी होगी तो वहां डेवलपमेंट रुकेगा, और इसका सबसे बड़ा फायदा होगा आतंकवादियों को, क्योंकि वो कश्मीरियों को जल्दी मैनिपुलेट कर सकेंगे और फिर से वही पुराना इतिहास शुरू हो जाएगा, मार धाड़ वाला। अब एक और अहम सवाल ये उठता है कि आखिर ये हमला अचानक से कैसे हुआ? कश्मीर में ऐसे हमले बार बार क्यों हो रहे हैं, और इस बार स्पेसिफिकली टूरिस्ट को क्यों टारगेट किया गया? देखिए, हम सब जानते हैं कि कश्मीर एक नेचुरल पैराडाइज है, जहां हर साल करोड़ों टूरिस्ट आते हैं, और सिर्फ टूरिज्म की वजह से वहां 20,000 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस होता है, जो कश्मीर की टोटल GDP का 7 से 8% है, जिससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लगभग कश्मीर के 10 से 12 लाख लोगों को रोजगार मिलता है। मतलब साफ है कि कश्मीर में जितना टूरिज्म बढ़ेगा वहां के लोग उतना ज्यादा डेवलप होंगे, लोगों में समझदारी बढ़ेगी और वो अपने डिसीजन खुद ले पाएंगे। देखिए, लश्कर जैसे आतंकवादी ग्रुप कभी नहीं चाहते कि कश्मीर तरक्की करे, क्योंकि उनका एजेंडा है वहां की शांति को बर्बाद करना। और अगर लोग एजुकेट हो जाएंगे, वहां के लोग तरक्की करेंगे, तो उनका व्यवसाय खड़ा हो गया, तो ये लोग कभी भी आतंकवादियों की एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं कर पाएंगे। टूरिस्ट को टारगेट करना भी इसी गेम प्लान का हिस्सा था, ताकि कश्मीर का टूरिज्म रुक जाए, यहाँ की इकोनॉमी इफेक्ट हो और कश्मीरी लोग वापस से उन्हीं पुरानी सोच और हालात में जीने के लिए मजबूर हो जाएं, जिसमें वो पिछले 25 सालों से जी रहे थे। रिपोर्ट ये भी बताती है कि इस हमले के पीछे दोषियों में 2 कश्मीरी के लोकल भी थे। ऐसा माना जा रहा है कि पहले उन तक सोशल मीडिया के थ्रू पहुंचा गया और फिर पॉसिबली उनका माइंड वॉश किया गया, फिर उनके इमोशंस और सर्कमस्टांसेस का फायदा उठाकर उन्हें एक्सट्रीम आइडियोलॉजी के जरिए मैनिपुलेट करके इस मिशन का पार्ट बनाया गया। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कश्मीर की पब्लिक आतंकवादियों का सपोर्ट करती है। हाँ, ये बात हो सकता है कि कुछ लोगों को आज भी मैनिपुलेट किया जा सकता है, लेकिन अब धीरे धीरे कश्मीर के अंदर तस्वीरें बदल रही हैं, और अगर हम ग्राउंड रियलिटी देखें तो मेजॉरिटी ऑफ कश्मीरी इस हमले का विरोध कर रहे हैं। और आज एक तस्वीर ने पूरे देश का दिल छू लिया, जब कश्मीरी हर तरीके से भारत के हिंदू लोगों के साथ खड़े हो गए। उन्होंने TRF जैसे तमाम आतंकी संगठनों को बता दिया कि अब वो भारत के साथ हैं। अब वो 90 के दशक वाला कश्मीर नहीं है, जब वहां आतंकी हमला होता था और लोग चुपचाप बैठ जाते थे।
अब वो बदल चुका है, अब समय बदल चुका है और कश्मीर खुलकर आतंकवाद का विरोध कर रहा है। यहाँ टीआरएफ की चाल एकदम उल्टी पड़ गई। अब सोचिए, जहां एक तरफ टीआरएफ को लगता था ये हमला देश में डर का माहौल बना देगा, वहां असल में इसका उल्टा हो गया। इस हमले के बाद कश्मीर के लोग हमारे और करीब आ गए और एक आवाज में पूरी दुनिया को बता दिया कि इस लड़ाई में हम भारत के साथ हैं। अब बारी आती है भारत के रुख की कि भारत इस हमले का जवाब किस तरह देगा। क्या वो पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है? देखिए, हम सब जानते हैं कि इस बार पहलगांव अटैक ने हमारे जवानों को नहीं बल्कि भारत के पैसेंट्स को ललकारा है। हम सबको चैलेंज किया है और जवाब में भारत सिर्फ देख नहीं रहा है बल्कि इंडिया आज पूरे एक्शन के मूड में आ गया। इस इंसिडेंट ने भारत को एक ऐसा स्टेप लेने पर मजबूर कर दिया है जिसे हम सालों से टालते आ रहे थे। भारत ने इस लड़ाई में सबसे पहला बार पानीपत किया और सिंधु जल समझौते को रद्द कर दिया। और भारत सिर्फ यही नहीं रुका बल्कि इंडिया ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को एक्टिवेट कर दिया। यानी क्रॉस बॉर्डर से अगर कोई भी हरकत होती है तो बिना किसी वार्निंग के सीधे उसका जवाब दे दिया जाएगा। इस बार भारत ने सिर्फ मिलिट्री ही नहीं बल्कि डिप्लोमेटिक लेवल पर भी पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। भारत यूएन और इंटरनेशनल फोरम पर प्रेशर क्रिएट कर रहा है कि जल्द से जल्द टीआरएफ से पाकिस्तान बेस्ड हैंडलर को खत्म किया जा सके। इतना ही नहीं, आज फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि एफएटीएफ के सामने भी पाकिस्तान की जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म की पॉलिसी है उसकी पोल खोल दी गई है। एक और बड़ा फैसला के तहत भारत ने पाकिस्तान के लोगों का वीजा भी रोक दिया है। यानी कि पाकिस्तान का कोई भी शख्स भारत में मेहमान नवाजी एंजॉय नहीं कर सकता। इसके अलावा भारत ने पाकिस्तान की जेब पर भी एक छापा मारा है जिसमें मिलिट्री ने अटारी और बाघा बॉर्डर को सील कर दिया है जहां से पाकिस्तान ज्यादातर ट्रेड करता था इंडिया के साथ। यानी मतलब साफ है कि अब भारत पाकिस्तान पर केवल सरहद से नहीं बल्कि पानी, पैसा और परसेप्शन तीनों जगह से वार कर रहा है। आज भारत ने साफ कर दिया है कि बॉर्डर हो या फिर ग्लोबल नैरेटिव, टीआरएफ जैसे आतंकी संगठनों को पनाह देने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा।